पाकिस्तान एंड इट्स चेंजिंग रीजनल apparatus। देखिए, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो भी तब्दीली आ रही है या जो भी तब्दीली हुई थी माजी में, या अभी जो खित्ते में जो भी कुछ चल रहा है, उनको हम लोग रीजनल apparatus कहते हैं। अब सिंपली आप पूछेंगे कि रीजनल apparatus है क्या। देखिए, रीजनल apparatus की मीनिंग ये है कि आपको जो इमीडिएट नाइबर्स हैं, या तो उसमें तब्दीली देखने को मिले, उनकी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली देखने को मिले, या तो जो चंक्स ऑफ नेशंस हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में और उनके बायलेटरल एंड ग्लोबल रिलेशंस जो हैं उनमें हमें तब्दीली नजर आए, और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करे, हॉन्ट करे पाकिस्तान की जियोग्राफी को, या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, या पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशंस को। तो उनको हम लोग कहते हैं कि ये रीजनल apparatus है। अब हम क्लियरली देखेंगे कि रीजनल apparatus किस तरह से हमारे रीजन में चल रहे हैं करंटली, या थोड़ा उनको प्रीवियस भी हम लोग टच दे के चलेंगे। तो एम आई ऑडिबल टू ऑल? समझ गए? एम आई ऑडिबल? हाँ, ओके जी। तो जैसे कि इसकी अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन को देखें रीजनल apparatus को, कि किस तरह से वो चेंज होते रहे, तो हम लोग बोलेंगे कि वॉट एवर अराउंड द पाकिस्तान जियोग्राफिकल लोकेशन इज कॉल्ड रीजनल apparatus। कोई भी चेंज हो, वो एक एक्सेप्शनल ना हो, जो कि आम रूटीन से हटकर तब्दीली आ रही हो, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो, एनवायरमेंट हो, आपकी क्लाइमेट हो, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चेंज सरकमस्टांसेस एंड सिचुएशंस जो है, उनको हम लोग बोलते हैं कि ये रीजनल apparatus है। देखें, रीजनल apparatus से अगर मैं आपको स्लाइड से मूव करता हूँ, देखो, तो अगर मैं थोड़ा इस चीज का बैकग्राउंड दे दूं कि किस तरह से वो रीजनल apparatus जो है, रीजनल apparatus को आप सिंपली स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कि किस तरह से हमारे रीजन में आइदर वो इमीडिएट नाइबर्स के साथ हो हमारे ताल्लुकात, या वो चेंजिंग जो है आपकी चंक्स ऑफ नेशंस के साथ हो, कि थोड़े बहुत दूर दूर से क्यों ना वो पाकिस्तान के नाइबरिंग हो, तो वहीं पे जो चेंजिंग होगी वो भी पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन देखते हैं कि उनका थोड़ा ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से किस तरह से ये सिनारियो जो है एक पैराडाइम शिफ्टिंग की तरफ से होता रहा है माजी में। देखें, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है 1945 में। जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है, तो उनके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। और वो कोल्ड वॉर जो है उनमें मुख्तलिफ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और वो कोल्ड वॉर में इंशाल्लाह आप लोग को जब करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, जहाँ वो वैसे तो आईआर का पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उनमें मैं आपको डिटेल्ड एक बाय एक जो इवेंट है ना कोल्ड वॉर में, सिंस 1945 से लेकर 1989 तक जो भी इवेंट्स है, मैं वो आप लोग को खुद एंड वेरी ब्रीफली मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है ना? तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, कोल्ड वॉर चल रही है 1945 से लेकर 1989 तक। अब 1989 में जब बर्लिन वॉल गिरती है, उसके बाद एक नया पैराडाइम शिफ्ट हमें नजर आता है ग्लोबल ऑर्डर में, और ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वहीं पे हमें थोड़ी चेंज नजर आती है। लेकिन ये 10-11 साल जो है ये तो गुजर जाते हैं। उनके बाद हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट नजर आती है वो आती है हमें पोस्ट 9/11 सिनारियो। पोस्ट 9/11 सिनारियो के बाद जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी वो 100% वो चेंज हो गई, क्योंकि जो प्रिवेलिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो प्रिवेलिंग हेजमोन पावर था, उनके ऊपर जो है एक ऐसा समझें कि सवाल उठने लगा। तो हमें उसके बाद हमें नेचर ऑफ अलायंसेस जो हैं वो कंबाइन होते हुए नजर आते हैं। आइदर वो इमर्जिंग अलायंसेस हो, आइदर वो जो इमर्ज्ड अलायंसेस हो, या डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, लेकिन हमें 2-3 अलायंसेस जो है हमें नजर आते हैं। तो ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट थी ग्लोबल पॉलिटिक्स की। उनके अलावा अभी हम देखें कि रीजनल apparatus, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पाकिस्तान का जो रीजनल स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का जिस तरह से एक कंप्लीटली मैप जो आप देख रहे हैं, कि किस तरह से इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है एक हॉन्ट करती है सबको, आइदर ग्लोबल पॉलिटिक्स को, आइदर
रीजनल पॉलिटिक्स को, तो ये हमें चेंज होती हुई भी नजर आती है ड्यू टू पाकिस्तान लोकेशन। देखें, इस रीजनल एप्रोटस को, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि रीजनल एप्रोटस क्लियरली जो भी पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशंस में सराउंडिंग में जो भी तब्दीली आएगी, आइदर वो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हो, आइदर वो इन्वायरमेंटल के हिसाब से हो, आइदर वो बायलेटरल रिलेशंस के हिसाब से हो, लेकिन उन सारी तब्दीलियों को हम लोग रीजनल एप्रोटस या रीजनल स्ट्रक्चर जो है वो कहेंगे। देखें, इस रीजनल एप्रोटस को समझने के लिए, रीजनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है समझना, वो है हमारा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखें, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, अब वो मैं आगे जाके बता दूंगा कि पाकिस्तान की क्यों बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लेकिन अभी आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। देखें, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, स्टेफन फिलिप कोहेन। इनका एक मशहूर बुक है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने उस बुक में लिखा कि while history has been unkind to Pakistan, its geography has been its greatest benefit. It has a resource-rich area in the northwest, people rich in the northeast. Geo-strategic importance plays a lot more than we actually think. So this is what the statement of Stephen Philip Cohen। देखें, वो भी अपने किताब में लिख रहा है कि कितनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पाकिस्तान की, कितने रिसोर्सेबल कंट्री है, कितना रिच है, पर्टिकुलरली नॉर्थ एंड वेस्ट की साइड पे, और नॉर्थ ईस्ट की साइड पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा, बहुत बड़ी माने रखता है। तो इनके अलावा अगर आप देखें तो हमारे जो बॉर्डर्ड कंट्रीज हैं, इट मीन्स कि हमारे जो बॉर्डर्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो ये हमारे जो बॉर्डर्ड एंड नाइबरिंग कंट्रीज हैं, जो हमारे इमीडिएट नाइबर्स हैं, तो इनके साथ हमारे जो बॉर्डर्ड हैं, जो हमारे जो ताल्लुकात हैं, वो कभी फैक्चुअल किस्म के हो जाते हैं। देखें, अगर इनके साथ हमारे ताल्लुकात फैक्चुअल हैं, तो क्या चंक्स ऑफ नेशंस जो है, इट मीन्स के उन बॉर्डर कंट्री से थोड़ा हट के, जैसे कि सेंट्रल एशिया हो गया, अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर हो गया कोई और कंट्रीज, या हमारे जो अरबियन, साउथ अरबियन जो कंट्रीज हैं, वो सॉरी ये इंडियन ओशन में जो हमारे ये स्पेसिफिकली जो लोकेशन आते हैं, इवन ये जापान तक, आप फिलिपाइन तक चले जाएं, तो इस साइड पे भी हमें जो भी रीजनल चेंजिंग होती हुई नजर आएगी, वो भी हमें किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान को हॉन्ट करेगी। लेकिन अब इस तरह तक एक्सेस, जापान तक एक्सेस, या सेंट्रल एशिया से जाकर रशिया, रशिया से जाके आप यूरोप तक जो एक्सेस जो है, तो ये पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, कि किस तरह से जो है पूरी रीजनल हो या ग्लोबल जो है कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। तो देखें, ये पाकिस्तान का मैप ग्लोबली। अब जैसे हमारे नाइबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया हो गई, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, अब ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे इमीडिएट नाइबर्स। इनमें भी जिस तरह से स्ट्रक्चरल चेंजिंग होगी, रीजनल जिस तरह से भी होगी, इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर तो पड़ेगा। आइधर वो ग्लोबल अलायंस सिस्टम से हो, या आइधर वो इंटरनली इश्यूज हो इन लोगों के साथ, तो ये भी इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इवन अब अगर आपने आपको टर्म्स बताया चंक्स ऑफ द नेशंस का, तो यहाँ से जाकर आपको सेंट्रल एशिया तक, ये ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान से होकर ये सारे वहां से ऊपर जो सेंट्रल एशिया, रशिया तक, ये भी जो हमारे चंक्स ऑफ नेशंस में आते हैं, उनका भी इम्पैक्ट हमारे पास पड़ता है। यहाँ से बांग्लादेश आ गया, इट मीन के साउथ एशियन रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं, या सेंट्रल एशियन के या मिडिल ईस्ट के, ये जितने भी कंट्रीज जो हैं, उनमें अगर कुछ भी हुआ, अगर कुछ भी इमीडिएटली चेंजिंग होगी, तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी असरात पड़ेंगे। लेकिन देखें, पाकिस्तान की सवाल यह है कि पाकिस्तान की अब जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, या पाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पाकिस्तान को इतनी वैल्यू दी जाती है। इधर आप इमर्ज्ड पावर को देखें या किसी डेवलपिंग पावर्स को देखें, तो वो हर तरह से पाकिस्तान को अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारी मदद करें। क्योंकि नंबर वन, देखें सबसे पहले तो साउथ एशियन में अगर आप देखें, तो हमें तो न्यूक्लियराइज्ड एक कंट्रीज हैं। इवन मुस्लिम उम्मा में देखें, सबसे पहले या जो एक ही है न्यूक्लियर पावर, वो पाकिस्तान ही है। इस हवाले से भी बहुत बड़ी हमें जो है एक रिस्पेक्ट दी जाती है मुस्लिम उम्मा के लिए भी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इनके वेस्ट में देखें, पाकिस्तान की वेस्ट में, तो एनर्जी सफिशिएंट कंट्रीज आपको नजर आएंगे। ये वेस्ट है पाकिस्तान का।
अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक, ये आपको जो है एनर्जी जो सफिशिएंट कंट्रीज हैं, या इवन आपको सेंट्रल एशियन जो है, ये भी आपको अगर देखें तो यहाँ पे एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है मसला है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है, कोई सॉरी यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पे मशीनरीज नहीं है, यहाँ पे सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के। तो इस वजह से ये जो एनर्जी सफिशिएंट कंट्रीज हैं, ये इतना ग्लोबल रोल नहीं प्ले कर सकते, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो है इतना अपना अच्छा खासा रोल प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शंस है, इनके ऊपर तो कोई ऐसा ट्रेड ड्यूटी नहीं है या इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है। देखें, अगर आप पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे देखें तो पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड में आपको डेफिशिएंट कंट्रीज मिलेंगे, जो एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज हैं। जी देखें, प्लीज सवाल ना किया करें प्लीज, मैं ये कंप्लीट कर दूं फिर आपको टाइम देता हूं। ओके, नो क्वेश्चन नाउ, मैं आप लोग को टाइम दूंगा। तो अगर आप लोग ईस्टर्न साइड में देखें तो ईस्टर्न साइड में एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है, तो वहीं पे क्या है कि आपकी एनर्जी सेक्टर्स नहीं है, आपके रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है ना। तो जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी अभी करंट सिचुएशंस में जिस तरह से चल रही है, तो वहीं पे ये ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान के, वो इतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं। तीसरी बात देखेंगे, नॉर्दर्न साइड वो मुल्क हैं पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड, अब ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड हो गई, ये अफगानिस्तान से लेकर आपको ताजिकिस्तान हो गया, काजाकिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, ये ऊपर से जाके सेंट्रल एशिया तक, ओ सॉरी रशिया तक, ये सारी सेंट्रल एशिया है। तो ये सेंट्रल एशिया, ये रशिया तक के पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड को अगर आप देखेंगे तो वहीं पे वो ममालिक हैं, वो कंट्रीज हैं जिनको वार्म वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब वार्म वाटर की वजह से आप लोग को पहले ही पता है कि 1979 वाली जो वॉर लड़ी गई थी, कोल्ड वॉर के दौरान रशिया जिस तरह से इंटरवीन और मिलिट्री लैंड फोर्सेस अफगानिस्तान में दाखिल की थी, तो वो भी उनका एक ही मकसद था कि ताकि हम लोग वहीं पे जाके पाकिस्तान से होकर हम लोग अरबियन सी तक आ जाएं, ताकि हमारे पास वार्म वाटर की एक्सेस हो। अब आप कहेंगे वार्म वाटर होता क्या है? देखें, वार्म वाटर वो होता है जो जो आइसी चीजें होती हैं, जो ऐसी कोई सॉलिड चीजें जो बन जाती हैं पानी में, तो वो एटलीस्ट वहीं पे वार्म वाटर में जो है वो रिलायबल नहीं होती। अब सर्बिया का इलाका जो है या रशियन के काफी इलाके जो हैं, वहीं पे आप लोग को वार्म वाटर तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वहीं पे हद से ज्यादा आप लोग को जो है वो ठंड मिलेगी, वहीं पे कोल्ड आपको वेदर जो है वो नजर आएगी। तो इनका मतलब ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये नॉर्दर्न साइड वाली, ये सारी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस तरह से हम लोग चलें ताकि हमारी जो ट्रेड रूट है या हमारी जो इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश हो सके, ताकि हमें एक्सेस मिल सके इस अरबियन सी में। और अगर इस अरबियन सी में आ गया तो यहीं से जाके आप लोग के तकरीबन पूरी वर्ल्ड में जो है मूव कर सकता है। तो इस तरह से भी पाकिस्तान की लोकेशन जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखें, इन लोगों के पास कोई भी हल नहीं है, जिन जिन के ऊपर सेक्शन है, जिन जिन के ऊपर जो नॉर्दर्न साइड में कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया वाले या अफगानिस्तान वाले, ये तो एज वेल एज लैंड लॉक कंट्रीज भी हैं जिनके ऊपर पानी नहीं होता, पानी की कोई टच नहीं है, ये लैंड लॉक कंट्रीज भी हैं। तो ये चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान हमें प्रोवाइड करें, पाकिस्तान हमें ये पाथ प्रोवाइड करें ताकि हमें एक्सेस मिले इंडियन ओशन तक। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस एक वजह से हमें नजर आती है। और दूसरी, अगर हम लोग देखें तो इसी तरह से लिंक करके आपको पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो आपको पर्शियन गल्फ से जाके लगवाती है। आपके जो भी इकोनॉमिकल हब्स होंगे वो आपके पर्शियन गल्फ से, स्टेट ऑफ हार्म्स जो है, जो ईरान के स्टेट ऑफ हार्म्स है, वहीं पे आप लोग को इजीली एक्सेस जो है करवाती है पाकिस्तान की दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि ये सारी रीजन्स को कनेक्ट करता है, इसी तरह से साउथ एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, जो साउथ वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं, इंडोनेशिया वगैरह ये वो, तो उनको ये एक ब्रिज कनेक्ट करता है पाकिस्तान, ताकि वो भी अभी इकोनॉमिकल हब में आकर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो है पार्टिसिपेट कर सकें। और इनके अलावा सबसे ज्यादा तो जो चाइना का जो हमारा सीपेक का जो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी वजह तो ये थी चाइना की कि हमें यहाँ से एक्सेस इजीली मिल जाए इंडियन ओशन में, ताकि हमारा रूट कम हो जाए। वही से अगर यहाँ से चाइनीज की कोई शिप्स वगैरह आते थे यहीं पे अरबियन सी में या स्टेट ऑफ हॉर्म्स में, तो यहीं पे इंडिया की बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, यहाँ हो सकती थी सॉरी, तो यहीं से बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती थी। अगर ये क्रॉस कर लेते तो यहीं से इधर घूमना पड़ता था इनको शिप्स को,
तो यहीं से घूम के फिर जो है स्टेट ऑफ हार्म्स की तरफ से फिर ईरान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं इनके। तो पहले तो अब चाबार पोर्ट वो लगा रहे थे, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट जो है विथड्रॉ कर दिया था ईरान ने इस एग्रीमेंट से। तो सबसे ज्यादा ये थी कि आप काश्तकार से लेकर ग्वादर तक जो ये डायरेक्ट जो रूट निकलता है आप वहीं से एक्सेस दे दें। इनके अलावा वो जो रूट होगा आप लोग का वो एक काराकरम हाईवे के थ्रू होगा। वो जो काराकरम हाईवे जिसको हम लोग सिल्क रूट भी कहते हैं, तो उस रूट के थ्रू ही जो है आप लोग चाइना को इजीली एक्सेस दे सकते हैं। दूसरा कोई चाइना के पास अल्टरनेटिव ही नहीं है पाकिस्तान के अलावा। तो देखें, देखते थे कितनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है पाकिस्तान की। उनके अलावा अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया की मैंने आप लोग को बता दिया। या जिस तरह से ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान की है, जिस तरह से उनकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है अपनी, वो किसी जो पोर्ट की है वो दुनिया की पोर्ट में इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे डीपेस्ट पोर्ट जो है वो आपकी ग्वादर पोर्ट है। अब डीपेस्ट पोस्ट जो है सॉरी, अब ये जो डीपेस्ट पोस्ट है, जो पोर्ट है, अब डीपेस्ट पोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप बाहर जाके अपने शिप्स को किसी ना किसी हैंगर में या किसी ना किसी चीज में लगा के खड़ा कर दे, वहीं से फिर आपकी छोटी शिप्स जो है वो आपकी जो भी कार्गो होगा वो आपको आगे जाके प्रोवाइड कर देगा। लेकिन डीप डीप वार्म वाटर का ये मतलब है कि आपकी जो शिप जो है वो आपकी डायरेक्ट जो है आपके बॉर्डर से टच करेगी, क्योंकि वहीं से भी आपके जो काफी एक्सपेंसेस वो भी बच सकते हैं। तो देखें, एक तो चाइना को ये बहुत बड़ा फायदा देता था। दूसरा एक कि चाइना के पास मिडिल ईस्ट में जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर चाइना मिडिल ईस्ट जाए तो किस रूट से जाए? देखें, इस तरह से कोई भी रूट हमें नजर नहीं आता मिडिल ईस्ट में जाने के लिए चाइना को। तो यही हल था चाइना को भी कि पाकिस्तान के अलावा हम लोग मिडिल ईस्ट में एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखें किस तरह से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस जो है हमारे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की हमें मिलती है। हमें ऑडिबल आवाज आ रही है ना सबके पास? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं तेज तो नहीं जा रहा? ओके, ओके जी, ओके। तो देखें, रीजनल अप्रोच के मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन मैंने चेंजिंग रीजनल अप्रोच का जो है वो आप लोग को पहले ही शुरुआत में इस तरह से थोड़ा बहुत बताया। लेकिन अभी मैं बता दूंगा कि ये चेंजिंग जो सिनारियो है, अभी जो करंटली या जो प्रीवियसली हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान की नाइबरिंग में या जो चंक्स ऑफ नेशंस में जो है किस तरह से एक चेंजिंग भी पाई जाती है, या अभी किस तरह से वो चेंज हमें नजर आती है पाकिस्तान के नाइबरिंग। देखें, अगर हम लोग नाइबरिंग की बात करें तो हमें ऑब्वियसली सबसे पहले इंडिया का नाम ही लेना होगा। क्यों? कि इंडिया के साथ तो हमारे बहुत अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, यू नो वेरी वेल। तो इंडिया का तो ऑब्वियसली नाम लेना ही लेना है। देखें, अगर हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग ये सारे रीजन्स को देखेंगे, अभी इंडिया को भी देखेंगे, बांग्लादेश को भी देखेंगे, श्रीलंका भी को देखेंगे, बर्मा को भी देखेंगे, और जो अफगानिस्तान है, वो ईरान है, चाइना है, उन सारों को बारी बारी में देखेंगे। ओके, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप जहन में रख लें, अदरवाइज नोट डाउन दीज थिंग्स। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया हमारा एक हॉस्टाइल नेबर रहा है ईस्ट में। देखें, इंडियन हेजमनी जो है, जो साउथ एशियन में जो इंडियन हेजमनी है, वो एक वेल्ड हेजमनी है। अब वेल्ड हेजमनी क्या होती है? ये वेल्ड हेजमनी जो है इस तरह की हेजमनी है कि भाई आप लोग अपना इन्फ्लुएंस तो क्रिएट करें, आप लोग अपना हेजमोनिक इमोशंस तो क्रिएट करें, लेकिन आप खुद सामने ना आए, किसी दूसरे कंट्रीज को या किसी दूसरे एंटिटीज के थ्रू आप लोग वो चीजें इन्फ्लुएंस करें रीजन में। देखें, जैसे कि अफगानिस्तान के ऊपर हम लोग बात करें, मिसाल ले लेते हैं इनकी वर्ल्ड हेजमोनी का। तो अफगानिस्तान में जिस तरह से ये जो खुरासान वाले हैं, जो नादरन अलायंसेस जो हैं अफगानिस्तान की, उनको ये हद से ज्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि वो पाकिस्तान में टेररिज्म क्रिएट कर सके, ताकि वो दूसरे रीजन्स में जो है टेररिज्म क्रिएट कर सके। तो इसी तरह से ये अपनी वर्ल्ड हेजमोनी पूरे खित्ते पे जो है बरकरार रखने की कोशिश करता है। देखें, साउथ एशिया का ये जो हमारा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये भी एक इंडिया की वजह से है, क्योंकि आप लोग को क्लियरली पता है इस चीज का कि इंडिया के जो जेस्चर्स होते हैं, जो इंडिया के जिस तरह से इन्होंने एक हेजमोनिक डिजाइन क्रिएट की रखी है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट में, फ्लैश पॉइंट की रखी है,
तो उसी तरह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा फील होता है, या दूसरे रीजन्स को भी बहुत बड़ा जो है खतरा फील होता है इस चीज से कि भाई इंडिया डेली बेसिस पे किसी ना किसी पॉइंट पे जो है अपने नए नए मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर रहा है। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि 2 हफ्ते भी नहीं हुए इन्होंने एक नया बैलिस्टिक मिसाइल जो है लॉन्च किया था। तो ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन्होंने बनाई है साउथ एशियन रीजन में, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे साबित हो सकते हैं। देखिए दूसरा कि इंडिया के जो नाइबर्स हैं उन्होंने तो अपनी रीजन में मैक्सिमम लेवल पे सब लोगों को तंग किया हुआ है, ऐसे समझे। अब इस तरह से तंग किया हुआ है, इस तरह से उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इस तरह से जो उनके इश्यूज हैं, जैसे कि चाइना के साथ उनके जो लद्दाख के ऊपर इश्यूज हैं, तो वहीं पे लद्दाख के ऊपर उन्होंने अच्छी खासी इन्होंने मार लगाई थी चाइना वालों ने इंडिया को। और बांग्लादेश को देखें, उनके साथ एक प्रॉपरली वो बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ उनके। और नेपाल में देखें, नेपाल का वाटर एक्सेस का मसला है, जिस तरह से वो जो इंडिया जो है कि नेपाल को क्या है कि जो ट्रेडिंग रूट है ना वो इंडिया से गुजरना पड़ता है। अब वो इंडिया जो है उनको एक्सेस देती है कि भाई आप यहां से ट्रेड करें, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो उनके ऊपर भी उनके वो काफी सारे क्लैशेस चल रहे थे माजी में, और बहुत बड़े क्लैशेस थे, ये हाईलाइटेड हुए थे। उनके अलावा श्रीलंका के साथ देखें तो श्रीलंका के साथ भी इन्होंने अच्छे खासे मसले मसाइल क्रिएट किए हैं, जैसे कि तमिलनाडु वाले जो हैं, या तमिल दूसरे जो उनकी फोर्सेस जो हैं तमिल वालों की, उनको एक टेररिज्म एड के लिए इस्तेमाल करते थे, उनको टेरर फाइनेंस करते थे इंडिया वाले। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक हमें हेजमोनिक सूरत भी नजर आती है, और ये एक विद इन नाइबर जो है ये क्लेशिस नजर आते हैं इंडिया के साथ ही। बर्मा के साथ भी उनकी अच्छी नहीं लगती। बर्मा का मैं आपको रिसेंटली बता दूं, आई थिंक 2021 का है, रिसेंट नहीं होगा, 2021 का है। तो उन्होंने एक आइन बनाया था, पहले तो बर्मा का आइन नहीं था शायद, उन्होंने एक आइन बनाया था, तो उन आइन में इन्होंने इंटरवीन की कि भाई वो आइन वो गलत है, ये वो, भाई आपके इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये चीजें नहीं हो सकती। आप नहीं कर सकते किसी के जो नेशनल अफेयर्स हैं, जो भी किसी के इंटरनल एंड सोवरेन अफेयर्स हैं, उसमें आप लोग मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने उस तरह से किया। तो ये सारी हमें क्या है, हमें ये नजर आती है कि उनकी वर्ल्ड हेजमोनी नजर आती है उन लोगों की, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए भी एक खतरे का बायस बन सकती है। और हम पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा ये खतरा क्रिएट करते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान हमेशा अपनी डिफेंसिव पोजीशन पे जाते हैं, कभी भी एग्रेसिव पोजीशन में नहीं जाता। वो मैं आप लोग को क्लियरली कभी नेक्स्ट लेक्चर्स में, या जो सीक्वेंस वाइज हम लोग लेक्चर आएंगे उनमें मैं आप लोग को बताऊंगा, वो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में मैं आप लोग को बताऊंगा क्लियरली कि किस तरह से पाकिस्तान की जो डिटरेंस है पॉलिसी है, या किस तरह से जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो उसी में इंशाल्लाह मैं आप लोग को क्लियरली करके बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा नाइबरिंग आता है जी चाइना। देखें शायद स्पेलिंग की कुछ बहुत गलत ही हो जाती है, ऑल वेदर फ्रेंड करेक्ट है स्पेलिंग ये, जो भी है, लेकिन करेक्ट कर लेना आप लोग भी, सही है। तो देखिए चाइना की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमें नजर आती है, ये बात जहन में आती है कि भाई चाइना तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड। अब ये बात मैं वो कह रहा हूँ कि ये आप लोगों को पेपर में मेंशन नहीं करनी। देखिए मैंने पहले ही नोट लगा लिया है कि भाई आपको मेंशन नहीं करनी है पेपर में, क्योंकि चाइना जो ऑल वेदर जिसको हम लोग कहते कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पे नहीं आते। वो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है, देखिए चैनकन फिलोसफी आप लोगों को पता होगी, नहीं तो मैं बता देता हूँ, आईआर का है। तो उसमें यह होता है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, सब अपने अपने जो मुफादात होते हैं उनको हासिल करने के लिए, उनको परस्यू करने के लिए ये रिलेशंस जो हैं बिल्टअप करते हैं। वेदर परमानेंट कोई भी किसी का ना दुश्मन होता है ना फ्रेंड होता है। तो इस तरह से ये चीजें जो थोड़ी हमें वॉन्ग लगती है वहां पे लिखने में पेपर में, तो ये चीजें नहीं लिखनी। लेकिन दूसरा है कि पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, तो चाइना हमेशा इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक अफेयर्स हो, या ग्लोबली जो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो हमेशा चाइना ने जो है पाकिस्तान की मदद की है। देखें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो वो सबसे ज्यादा आगे होता है। सबसे ज्यादा जो कंट्री है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दूसरे रेजोल्यूशन को वीटो किया है वो चाइना है। तो चाइना तो हमारा हर चीज में हर हिसाब से जो है मददगार साबित होता है। और अभी भी चाइना के साथ हमारी जो है अच्छी बहुत बड़ी अच्छी कह सकते हैं आप फॉरेन पॉलिसी है, जो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है।
दूसरा है कि चाइना ने हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम क्रिएट किया हुआ है। देखें सीपेक के थ्रू हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़े एक स्ट्रेंथन हुई है, हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बड़ी एक स्ट्रांग सूरत में हमें नजर आ रही है, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट के अलावा हमारे पास ऐसी कोई जो है लीगल जो ये स्टेप नहीं था जिसके लिए हम लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। तो चाइना ने हमारी बहुत अच्छी मदद की है, लेकिन पाकिस्तान को भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। एट एवरी डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान को अपनी मदद करनी चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना की अगर हम लोग मदद करेंगे तो अगले बार भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे भाई चाइना भी हमारी मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि हर फ्रंट पे हर डिप्लोमेटिक इंडेवर्स क्रिएट करके चाइना की हेल्प करें। लेकिन वो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट भी हैं उसमें। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहते हैं कि भाई चाइना ने पाकिस्तान को सीपेक के थ्रू डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर आ जाना है, जिसके श्रीलंका के उन्होंने किया हुआ था। तो श्रीलंका ने भी इसी तरह से चाइना ने उनको जो है डेट ट्रैप पॉलिसीज के थ्रू जो है अपने पेनिट्रेट कर दिया उनकी इकोनॉमी को। तो ये स्कूल ऑफ थॉट भी है, लेकिन हमें उस स्कूल ऑफ थॉट को पेपर में मेंशन नहीं करना, या उस स्कूल ऑफ थॉट को जो है हमें ऐसे समझें कि पेपर के टाइम पे इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें पेपर के मुताबिक हो जाती है। क्योंकि हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, हम लोग हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बड़ी एक ट्रांसपेरेंट है चाइना के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमें जो कंट्री मिलता है ऑब्वियसली वो है अफगानिस्तान। एक मिनट में पानी पी लूं। आवाज क्लियर आ रही है ना सबके पास? ओके जी। तो अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान के साथ हम अपने ताल्लुकात जो है खराब करना नहीं चाह रहे। भाई क्यों नहीं चाह रहे हम लोग अपने ताल्लुकात उनके खराब करना? क्योंकि हमें पता है कि अगर अफगानिस्तान सिक्योर नहीं होगा तो हमारा जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है, जो आई थिंक 1600 किलोमीटर का है या 2200 का है, आई थिंक वो कंफर्म कर लेना। तो वो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है हमारा वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। और वो बॉर्डर हमें हमें किसी हालत में भी सिक्योर करना है, ना कि इनसिक्योर हो। देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये चीजें क्लियरली वाज़ेह है कि भाई अफगानिस्तान के साथ हमें किसी ना किसी तरह से या हर सूरत में हमें जो है अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं, फ्रेंडशिप करनी है, या ऐसे समझें कि हमें बहुत बड़े अच्छे फायदे भी उठाने हैं अफगानिस्तान की रिसोर्सेज से। तो देखें, हॉस्टाइल नेबर एग्रेसिव बिहेवियर ऑन द बॉर्डर फेंसिंग इशू तो ये रहा था जब ये अशरफ गनी की रिजीम थी, उसकी गवर्नमेंट थी। तो ये एग्रेसिव बिहेवियर उनका हमें नजर आ रहा था, क्योंकि वो बॉर्डर फेंसिंग नहीं करने दे रहे थे हमें, क्योंकि इस बॉर्डर फेंसिंग की ना होने की वजह से हमें टेररिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था पाकिस्तान में। तो इनको हम लोग चाह रहे थे कि बंद करें, इनको हम लोग क्लोज कर दें। तो इसी तरह से कुछ ऐसी प्रीवियस प्रो इंडियन रिजीम्स भी हमें नजर आती हैं, जैसे कि अशरफ गनी गनी था, या दूसरा अहमद निजाद था। तो ये तकरीबन जो रिजीम्स थी अफगानिस्तान की वो प्रो इंडियन था, और उनके साथ हमारी जो पॉलिसी थी या हमारी जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी हद तक इतना अच्छा नहीं था। लेकिन तालिबान के साथ हमारे कुछ ना कुछ अच्छे होते हैं ताल्लुकात, क्योंकि उनके वो अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। लेकिन एक बात समझनी चाहिए पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनके मिनरल्स हैं वहीं पे। तो अगर हम लोग उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। अभी फायदा इस सूरत में हमें मिलेगा क्योंकि हमें वहीं से जो है अफगानिस्तान को एक ट्रेड रूट जो है वो हम प्रोवाइड करके उनको एक्सेस देंगे कि भाई आप यूरोप तक जाएं, आप मिडल ईस्ट में जाएं या दूसरे ममालिक में जाके अपनी ट्रेड कर दें। और इसी से क्या होगा कि पाकिस्तान को भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वहां पे मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान को हमेशा ख्याल करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में कि हमें इस मिनरल्स की वजह से और हमें इस टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से जो है उन टेररिस्ट एक्टिविटीज को इग्नोर करके हमें इस रिसोर्सेज के से बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहिए। तो इनको अच्छी गुड नाइबर वाली पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। थ्रू द इन्वेस्टमेंट हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि बहुत बड़े रिसोर्सेज है वहीं पे। तो नेक्स्ट हमें ऑब्वियसली लगता है वो है हमारा क्लोजली नाइबर जो है हमारे, वो है ईरान। देखें, इनके रिलेशंस हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। जो आगे टॉपिक्स होंगे उनमें फॉरेन पॉलिसी में जो टॉपिक्स होंगे वो मैं इन सब जो कंट्रीज जो मैंने आपको बताया, चाइना का, अफगानिस्तान का, ईरान का और दूसरे जो ममालिक हैं, उन सबके साथ में आप लोग के ये फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक्स में करवाऊंगा, विद इन डिटेल में मैं आपको करवाऊंगा।
वो बहुत बड़ी डिटेल में करवाऊंगा उस चीजें, वो बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। लेकिन अभी वो मोटा मोटा थोड़ा जो आइडिया है लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि हमारे नाइबरिंग कंट्रीज है तो हमें ये चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ईरान और सऊदी अरब का जो टसल है ये बहुत बड़ी डाइवर्जन क्रिएट करता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। और ये पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को भी वो हांट करता है, क्योंकि ईरान के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। सऊदी अरबिया के साथ तो हमारे सिंस 1947 से लेकर हमें अच्छे ताल्लुकात थे और अभी भी हमें बरकरार रखने हैं ताल्लुकात, क्योंकि वो एक रिलीजियस जो पॉइंट ऑफ व्यू है या दूसरे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसी तरह से भी हमें ये चीजें इन लोगों के साथ कायम करनी है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इन दोनों के बीच में जितना हो सके मेडिएट करें। इन दोनों ममालिक के बीच में जितना हो सके पाकिस्तान को एक अच्छा प्रोएक्टिव रोल जो है वो क्रिएट करना चाहिए, ताकि दोनों के बीच में इस तरह से कि कोई ब्लेम गेम ना हो कि भाई हमारे टसल्स में किसी ना किसी पाकिस्तान का भी हाथ है। तो इस तरह से ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं, जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, इस तरह से उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये चीजें मेंशन करनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि इन दोनों के बीच में टसल खत्म करवाएं। दूसरा है कि ईरान वर्सेस यूएसए। अब देखें, यूएसए के साथ हमारी अलायंस है, उस अलायंस का हम लोग उस तरह से डायरेक्ट तो जवाब वगैरह नहीं दे सकते, रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते अमेरिका को, लेकिन ये कर सकते हैं कि ईरान एंड यूएस के बीच में भी ऐसे रोल क्रिएट करें, इस तरह से इन लोगों के ऊपर जो है सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर वो कम करवाएं, या यूएस की फॉरेन पॉलिसी के अप्रोच के हिसाब से ईरान के साथ हमें अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे जो स्ट्रांग बॉन्ड है ईरान के साथ वो हमें शिया कम्युनिटी के हिसाब से या ट्रेडिंग के हिसाब से भी हमें बहुत बड़ा फायदा है ईरान के साथ। और ईरान के साथ तो ऑब्वियसली हम लोग कभी भी डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं कर सकते। एक तो मैंने आपको शिया कम्युनिटी का बता दिया, दूसरा हमारा ये है कि जो हमें सबसे ज्यादा जो हम हाइड्रोकार्बन्स जो इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं वो लार्जली जो है हम इंपोर्ट करते हैं ईरान से, और ईरान के बॉर्डर के थ्रू ही हमें जो है बहुत बड़ी एक्सेस पे मिलती है दूसरी चीजों की भी, वो आपको क्लियरली पता होगा। तीसरा एक स्टेट ऑफ हार्म्स जो है, वो स्टेट ऑफ हार्म्स जो है वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है, वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्वादर से होकर वो जो शिप्स जाएंगी हमारे यूरोप और वेस्टर्न की एक्सेस तक, तो वो क्लियरली स्टेट ऑफ हार्म से होकर अब वहीं से होकर आप लोग का एक्सेस जो है दूसरे ममालिक तक बन सकता है। तो हमें बहुत बड़ा अच्छा एंड एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए ईरान के साथ, क्योंकि हमें ये जो चेंजिंग सिनारियो है यूएस वर्सेस ईरान का, तो इस तरह के सिचुएशंस को हमें न्यूट्रल पोजीशन या न्यूट्रल स्टांस अडॉप्ट करके हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक बेहतर बनाया जा सकता है। तो जी ये थी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जियो स्ट्रेटेजिक के हवाले से, रीजनल अप्रोचेस के हवाले से। तो मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उनमें बहुत बड़ी बेहतरीन डेप्थ एनालिसिस जो है की हुई है। उस बुक का नाम है जी द सिल्क रोड, ये आप नोट कर लें, द सिल्क रोड, ठीक है ना। नोटेड। कोई मैसेज तो करके बताएं। ओके 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 ओके। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपसे बात करनी थी वो ये थी कि जिस तरह से रिसेंटली हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स नजर आ रही है, तो उस ब्लॉक पॉलिटिक्स में जो है ग्लोबली जो रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि भाई चाइना, पाकिस्तान, ये मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली आप लोगों को हाईलाइटेड हुए नजर आती होगी। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशिया, अगर कुछ साइड पे अफगानिस्तान भी हो सकता है। तो ये जो ब्लॉक्स जो अभी बनने जा रहे हैं या जिनकी जो कोशिशें चल रही हैं, और वहीं से जो अपोजिट ब्लॉक है वहीं से आप देखेंगे इसराइल, इंडिया, आपको वहीं पे मिलेगा जी यूएसए। तो इस तरह का, या फ्रांस या यूरोपियन यूनियन जो भी हो गई, तो इस तरह का वो जो ब्लॉक है वो भी अपनी कोशिशें
कर रहे हैं कि हम लोग मजीद बेहतर से बेहतर ब्लॉग बनाएं, क्योंकि ये ब्लॉग पॉलिटिक्स में देखें, ये ब्लॉग्स बनते क्यों हैं, इस ब्लॉग्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको आज बताऊं क्लियरली। आप ये नोट कर लें कि ब्लॉक्स ग्लोबली इसलिए बनते हैं, इसलिए इस अलायंसेस का सिस्टम आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वो स्पेसिफिकली वो ब्लॉक्स बनाते हैं कंट्रीज जिनके नेशनल इंटरेस्ट जो हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जिनके पर्पस जो हैं, जिनके गोल्स जो हैं, वो एटलीस्ट सेम होते हैं। जिसका ऑब्जेक्टिव और नेशनल इंटरेस्ट सेम होता है, वो अपने ब्लॉक पॉलिटिक्स में जाकर अपने ब्लॉक बनाकर इंटरनेशनल एरिना में एंड ग्लोबली जो एक जो इन्फ्लुएंस है वो क्रिएट करता है। इसलिए ये कंट्रीज जो हैं अपने ब्लॉक पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं और ये ब्लॉक्स में ज्वाइन करके अपना बहुत बड़ा असर रसूख हासिल कर लेते हैं। तो जी इस तरह की ब्लॉक पॉलिटिक्स भी हमें नजर आ रही है। जी तो ये था आज का सेशन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं प्लीज।